नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार यादव आपका अपने इस चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजियोलॉजी। इसकी पहले वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी, परंतु आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एनाटॉमी का, तो वो इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजियोलॉजी अर्थात क्रिया विज्ञान। तो फ्रेंड्स, हम इसको शुरू करते हैं इसके डिफिनेशन से। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, डाइजेशन क्या है, इसको हम शुरू करते हैं इसके डिफिनेशन से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वह सिस्टम है जो अविलेय पदार्थों को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यह कठोर पदार्थों को सरल पदार्थों में या जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करता है, जिससे कि भोजन आसानी से पच सके। उसी को डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं इस फिगर को। ये फिगर, ये माउथ है, बक्कल कैविटी जिसे ओरल कैविटी भी बोलते हैं। यहाँ से भोजन जब चबाया जाता है, दांतों द्वारा पीसा जाता है, जीभ द्वारा उसको इधर उधर डुलाया कर उसमें म्यूकस या अर्थात सलाइवा को मिक्स किया जाता है। उसके बाद भोजन इथासोफेगस नली द्वारा, जो कि 25 सेंटीमीटर की है, इसके माध्यम से स्टमक में आता है, जहाँ भोजन 4 से 5 घंटे तक रुकता है। यहाँ उसका मंथन होता है। मंथन होने के बाद भोजन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद ये ग्रहणी में आता है, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम में आने के बाद यहाँ पर लीवर और अग्न्याशय से कुछ एंजाइम्स स्रावित होते हैं, कुछ रस स्रावित होते हैं। उसके बाद यह क्षारीय रूप में होकर भोजन फिर आंत में आता है। छोटी आंत में आने के बाद बड़ी आंत में, छोटी आंत में इसका कुछ पाचन होने के बाद बड़ी आंत में पाचन होता है। उसके बाद बाकी एनस के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर हो जाता है। ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज हम इसकी रासायनिक क्रिया पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी एक ही है, इसी को ओरल कैविटी बोलते हैं और बक्कल कैविटी, दोनों को ही एक ही चीज़ है। तो इसके अंदर, माउथ के अंदर जब भोजन जाता है, तो माउथ के अंदर भोजन जाने के बाद दांतों द्वारा इसकी पिसाई कुटाई होती है। उसके बाद वह छोटे छोटे टुकड़ों में, जितना जल्दी भोजन मुंह से पेट में आप ले जाएंगे, उतना ज़्यादा अमाशय को कार्य करना पड़ेगा, पाचन तंत्रों को कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप माउथ में, अपने मुंह में भोजन ज़्यादा चबाएंगे, तो उतने ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भोजन पचाने में आसानी होगी। तो ठीक है, तो हम देखते हैं जब माउथ में जाता है भोजन, माउथ में जाने के बाद भोजन को चबाया जाता है दांतों द्वारा। जब चबाने के बाद उसमें एक लार स्रावित होती है, जो भोजन को तरल या लुगदी की तरह बनाती है। लुगदी, जिसे इंग्लिश में बोलस कहते हैं, इसके रूप में परिवर्तित करती है। परिवर्तित करने से जो लार होता है, इसे हम सलाइवा कहते हैं। इस सलाइवा कहाँ से स्रावित होती है? तो इस सलाइवा जो स्रावित होती है, इस सलाइवरी ग्लैंड से स्रावित होती है। सलाइवरी ग्लैंड, जो कि 3 पेयर अर्थात 3 जोड़ी हमारे मुंह में होती है। ये 3 जोड़ी होती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, सलाइवा निकलता है, ठीक है। सलाइवा में म्यूकस, टाइलिन होता है और लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। ये टाइलिन जो होता है और म्यूकस भोजन को चिकना बनाता है, ठीक है, भोजन को चिकना और तरल बनाता है, जबकि टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन जो है 30% स्टार्च को हाइड्रोलाइज मुंह में ही कर देता है। 30% स्टार्च को हाइड्रोलाइज टाइलिन मुंह में ही कर देता है, जबकि जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम जीवाणुओं को, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनको मुंह में नष्ट करने का कार्य करता है, नष्ट करने की क्रिया करता है, कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई पूछे कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप कह सकते हैं कि पाचन की शुरुआत, डाइजेशन की शुरुआत हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है, ओरल कैविटी से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो ये है टाइलिन। टाइलिन जो होता है, टाइलिन ये जो है इस तरह से स्टार्च है। स्टार्च को टाइलिन या सलाइवरी माइलेज कह लीजिए। टाइलिन को माल्टोज, स्टार्च जो को
टाइलिन जो है माल्टोज में परिवर्तित करता है। अर्थात ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइलिन पॉलीसैकेराइड को किस में परिवर्तित करता है, तो पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है। माल्टोज डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है, जबकि स्टार्च जो होता है वो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्टार्च को टाइलिन किस रूप में परिवर्तित करता है, तो माल्टोज में परिवर्तित करता है। पॉलीसैकेराइड को टाइलिन किस रूप में परिवर्तित करता है, तो डाइसैकेराइड के रूप में परिवर्तित करता है। इस तरह से ये होता है। और हम बता दें आपको, जो सलाइवा होता है, सलाइवा का जो पीएच मान होता है, ये भी पूछ सकता है कि सलाइवा का पीएच मान क्या होता है। तो सलाइवा का जो पीएच मान होता है 6.8 होता है, 6.8 होता है। ये एसिडिक होता है। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा एसिडिक होता है। ठीक है, तो सलेवरी ग्लैंड जो 3 पेयर है उसका नाम हम आपको बताते हैं और वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये सलाइवा है, सलेवरी ग्लैंड है। सलेवरी ग्लैंड 3 तरह से है। एक का नाम है पैरोटिड, ठीक है, दूसरे का नाम है सबलिंगुअल, तीसरे का नाम है सबमैक्सिलरी। ठीक है, तो ये है, ये पैरोटिड होती क्या है, पैरोटिड सबसे लार्जेस्ट है, इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट है। इसकी भी संख्या 2 होती है। ठीक है, तो ये पैरोटिड हमारे कान के पास में चिक में पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये कान के पास चिक में पाई जाती है, ये सबसे लार्जेस्ट होती है। उसके बाद आती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है और ये जो है पाई जाती है टंग के नीचे, जीभ के दोनों बगल में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी मिडिल की है। ये मैक्सिला अर्थात लोअर जाके साइड में पाई जाती है, जिसे सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्रंथि कहते हैं। तो ये भी संख्या में 2 होती है, ये भी संख्या में 2 होती है, तो है ही 2। तो ये इस तरह से टोटल 6 होती हैं। ठीक है, लेकिन सलेवरी ग्लैंड के पूछ लिया जाए कितनी पेयर होती हैं, तो ये 3 पेयर होती हैं। तो ये इसका हो गया बक्कल कैविटी के अंतर्गत ग्रंथि और उसके तत्व और उनकी क्रिया क्या होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे जब भोजन माउथ से होता हुआ इस तरह से आसोफेगस होता है, आसोफेगस से होता हुआ इस तरह से स्टमक में आता है। ठीक है, तो स्टमक ये देखिए फिगर में है, इसमें हम बताते हैं आपको। ठीक है, जब माउथ से होता हुआ भोजन बोलस के रूप में आसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है, तो यहाँ आसोफेगस में किसी तरह का पाचन नहीं होता है, किसी तरह का इसमें एब्जॉर्प्शन, पाचन, डाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ से जब भोजन स्टमक में प्रवेश करता है, तो जहाँ से भोजन स्टमक में प्रवेश करता है ये स्थान को हम कार्डिया या कार्डियक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर का जो स्थान होता है इसको हम फंडस कहते हैं। ठीक है, फंडस है। उसके बाद ये बीच का स्थान बॉडी है और फिर नीचे का है पाइलोरिक। ठीक है, ये पाइलोरिक है। फिर ये जो वाल है पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। पहले ये बॉडी नहीं था, बॉडी को बाद में इसमें संशोधन करके जोड़ दिया गया है। पहले इसके 3 ही भाग थे, अब इसके स्टमक के पूछ ले स्टमक के कितने भाग हैं, तो स्टमक के 4 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। पहले क्या था, पहले 3 ही था, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ऐसे नए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ भोजन आने के बाद यहाँ स्टमक में आता है। स्टमक में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। इसमें 4 से 5 घंटे तक इसमें भोजन का तोड़ता है, जो भोजन थोड़ा कठिन होते हैं उनको सरल में परिवर्तित करता है, तोड़ता है। ठीक है, तो ये कार्य इसका होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, 3 मेजर सेल्स होती हैं। इसमें 3 मेजर सेल्स होती हैं। एक होता है म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल। ठीक है, ये क्या होता है, म्यूकस नेक सेल जो होता है ये म्यूकस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। और उसके बाद जो होती है पेप्टिक या चीफ सेल, पेप्टिक या चीफ सेल, ये क्या करती है, ये प्रोएंजाइम या पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है। उसके बाद तीसरा आता है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल
या ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करता है, ये HCl सिक्रीट करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर कुछ HCl या इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम इसका आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये जो फैक्टर होता है ये एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये ज़रूरी होता है किसके एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन B12 के, ठीक है। ये भी एक तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये बढ़ते हैं कि ये HCl का क्या कार्य है। ये HCl का कार्य है कि जो टाइलिन के द्वारा, ये जो लाइसोजाइम के द्वारा कीटाणु मरने से बच जाते हैं उनको HCl नष्ट करता है अमाशय में ये उसे नष्ट करता है। जो कठिन पदार्थ होते हैं उनको गलाने में भी मदद करता है, जैसे हड्डी हो गई कुछ चली कुछ मात्रा में, या कोई ठोस और पदार्थ हो गया उसको गलाने में भी मदद करता है। इसका फुल फॉर्म होता है HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसका कार्य ये है। और उसके बाद जो है आता है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या कार्य है, पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किस में परिवर्तित करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। पेप्टोन या प्रोटीएजेज में परिवर्तित करता है पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है वो किसकी सुरक्षा करता है, तो प्रोटेक्ट करता है म्यूकस एपिथेलियल को। म्यूकस एपिथेलियल को प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस एपिथेलियल की रक्षा करता है, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें कुछ मात्रा में रेनिन भी मौजूद होता है। रेनिन का कार्य होता है दूध के ऊपर, मिल्क के ऊपर कार्य करना, मिल्क का पाचन करना। ये बच्चों में ज़्यादातर होता है। कुछ मात्रा में, सब मात्रा में लाइपेज भी पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ मात्रा में लाइपेज भी पाया जाता है। तो ये कार्य होता है इसमें। जो ये गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये क्या करता है, ये वसा का अपघटन करता है। वसा का अपघटन करता है ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है। उसके बाद यहाँ से भोजन, इन सारी क्रियाओं से होते हुए ये भोजन 4 से 5 घंटे के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर द्वारा, ठीक है, ये आसोफेगस के पास जो कपाट है इसे आसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। नीचे का जो भाग है इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। इसे हम कार्डियो स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ से इस स्फिंक्टर के द्वारा भोजन सरकता हुआ ड्यूडेनम में आता है। तो ड्यूडेनम में जो आता है उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं आगे। ड्यूडेनम में भोजन आने के बाद इस तरह से ड्यूडेनम होता है। यहाँ अमाशय से जब ड्यूडेनम में आता है भोजन तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से पैनक्रियाज होता है। इस तरह से पैनक्रियाज होता है। उसके बाद एक नली यहाँ आती है लीवर के पित्ताशय से, ठीक है। ये आके यहाँ ये भी कनेक्ट होती है। उसके बाद ड्यूडेनम से अमाशय में जो बनी लुगदी है वो जब आती है ड्यूडेनम में तो वहाँ काइम कहलाता है। वो एक तरह की काइम कहते हैं उसको। उसमें चर्निंग मूवमेंट होता है। जब अमाशय में चर्निंग मूवमेंट होने के बाद काइम ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम अर्थात ग्रहणी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो वहाँ पित्त रस, बाद में अग्नाशयी रस मिलता है। पहले पित्त रस यहाँ से स्रावित होता है जिसे हम पित्त रस कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, वो यहाँ पर स्रावित होता है। यहाँ पर स्रावित होने के बाद फिर अग्नाशयी रस स्रावित होता है। इसके बाद भोजन को क्या होता है, क्षारीय बनाता है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। जो बाइल रस होता है, जो जूस होता है, यह क्या करता है, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्षारीय बनाता है। जो इसका pH मान होता है 7.6 से 7.7 तक का होता है बाइल का। यह भोजन को अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। लेकिन इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। किसमें, बाइल में। बाइल में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। यह क्या करता है,
यह फैट का बाइल क्या करता है, फैट को इमल्सिफाइड करता है, इमल्सिफाइड अर्थात पायसीकृत करता है। इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। यह कर्माकुंचन गति को बढ़ाता है ताकि पाचक रस कायम में मिल सके। यह वसा का पायसीकृत करता है। ठीक है। इसमें बाइल में क्या होते हैं, पित्तवर्णक भी होते हैं, जो हमारे जो शरीर में जो मल निकलता है उसके रंग का निर्धारण करते हैं। कौन करता है, ये बाइल पिगमेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन, एक होता है बिलिवर्डिन। ठीक है। तो जो बिलिरुबिन होता है वो पीले रंग को, और बिलिवर्डिन जो होता है वो हरे रंग का कार्य करता है। ठीक है। तो ये हो गया बाइल जूस का कार्य। ये भोजन को क्षारीय बनाता है, वसा का पायसीकृत करता है या इमल्सिफाइड करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पैनक्रियाज ग्रंथि है इसमें कौन कौन से रस निकलते हैं और ये क्या कार्य करता है पाचन में। ठीक है। तो ये जो हो गया पैनक्रियाज को पूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। पैनक्रियाज को क्या कहा जाता है, पैनक्रियाज को पूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। पैनक्रियाज में मुख्यतः 3 तरह की चीज़ें स्रावित होती हैं। एक होती है लाइपेज और एक होती है एमाइलेज और फिर एक होती है ट्रिप्सिन। ये ही तीनों को पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, जो हमारे पाचक में मदद करती हैं, पाचन में सहायता करते हैं। यही पूर्ण पाचक या अग्नाशयी रस होते हैं, जो भोजन में मिलकर भोजन का पूर्ण पाचक करने का कार्य करते हैं। ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज, एमाइलेज और लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाता है एंजाइम द्वारा, एंड्रोकाइनेज एंजाइम द्वारा, जो सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन किस तरह से पाचन करते हैं। सबसे पहले जो पेप्सिन था वो प्रोटीन का पाचन किसमें किया था, पेप्सिन जो था अमाशय में, वो प्रोटीन का पाचन किसमें किया था, वो प्रोटीन का पाचन किया था पेप्टोन में। ठीक है। जब ये है पेप्टोन में किया था, जब ये पेप्टोन यहाँ ग्रहणी में आता है, जब अग्नाशयी रस इससे मिलता है तो पेप्टोन को ट्रिप्सिन, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन आप कह सकते हैं। पेप्टोन को ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन परिवर्तित कर देता है पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। तो ये पेप्टाइड में परिवर्तित हो जाता है। यह अमाशय की शेष प्रोटीन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया। ठीक है। पेप्टाइड में बदल दिया। उसके बाद आता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च, जो मुंह में 30% हाइड्रोलाइज हुआ था स्टार्च, उसको जो है एमाइलेज उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, अर्थात पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। उसके बाद आता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो है ये फैट को किसमें परिवर्तित कर देगा, फैटी एसिड, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। तो ये इस तरह की इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ये पैनक्रियाज में एसिनस नामक एक क्वेश्चन और है, पैनक्रियाज जो होता है उसमें एसिनस नामक क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो ये है लिवर, इसमें कुप्फुर सेल्स या कुप्फुर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद ये रासायनिक क्रिया होने के बाद यह भोजन का जो भोजन है जो ग्रहणी के बाद छोटी आंत में प्रवेश करता है। उसके बाद की हम घटना देखते हैं। जब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो छोटी आंत में भोजन पहुंचने के बाद इसमें निकलता है
सक्कस इंटेरिकस एक जूस निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा द्वारा, जिसे हम कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। तो इसके द्वारा ये और जो भोजन पहुंचता है, जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई लगभग 22 फीट तक की होती है। तो ये जो सिकम तक की फैली रहती है। उसके बाद यह पहुंचता है जब यहाँ पर, इसका पाचन किस तरह से होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, ये समस्त उत्पाद विटामिन जल छोटी आंत में क्या होते हैं, भित्तियों द्वारा क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और लसिका तंत्र में मिल जाना अवशोषण कहलाता है। तो एब्जॉर्ब क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें इस तरह से छोटे छोटे रसांकुर विलाई होते हैं, ठीक है। इनमें छिद्र होता है, इसमें इसी द्वारा जो पचा भोजन होता है वो सरल भोजन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के द्वारा ये रक्त तक मिला दिए जाते हैं और ये रक्त के द्वारा हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, जहां इसका दहन होता है। उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कार्य होता है, रसांकुर या विलाई द्वारा इसका अवशोषण होता है छोटी आंत में, जिसे हम छोटी आंत जो आहारनाल है, आहारनाल जो आसोफाइगस से एनस तक की है, ये 4 लेयर की होती है। इसे हम बता देते हैं, ये इस तरह से 4 लेयर की होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेरोसा, उसके बाद होता है मस्कुलरिस, फिर होता है सब म्यूकोसा, उसके बाद होता है म्यूकोसा, ठीक है। तो म्यूकोसा जो होता है इसी में जो होता है इस तरह से अंगुली नुमा संरचना बनी होती है, जिसे हम बिलाई या रसांकुर कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन के जो पदार्थ जो बचे होते हैं, विटामिन मिनरल्स, खनिज, उनका अवशोषण इसी बिलाई के द्वारा होता है। और ये मध्य का भाग इसे हम ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन सरल रूप में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ही कार्य होता है कि जो भोजन सरल रूप में परिवर्तित हुए होते हैं उनका अवशोषण इस बिलाई द्वारा, रसांकुर द्वारा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका कार्य हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है और इसमें कैसे परिवर्तित होता है, क्या कैसे परिवर्तित स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है, इसको हम आपको बताते हैं एक रिएक्शन की क्रिया द्वारा। ये जो पेप्टोन को बदलता था पेप्टाइड में, तो यहाँ क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से डाई पेप्टाइड्स या पेप्टाइड जो हैं वो डाई पेप्टाइडेजेस द्वारा बदल जाता है अमीनो एसिड्स में बदल जाता है। उसके बाद माल्टोज जो है, वहाँ पर माल्टोज, स्टार्च का पाचन किस में हुआ था, गृहिणी में स्टार्च का पाचन हुआ था माल्टोज में, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का डाईपेप्टाइड में। तो वहाँ इस पर माल्टेज कार्य करके इसको परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो परिवर्तित होके लैक्टोज जो होता है, जो दूध का पाचन लैक्टोज में हुआ था, वो लैक्टोज फिर लैक्टेज द्वारा, इसे आप नोट कर लीजिए, लैक्टेज द्वारा ग्लूकोज और गलैक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद सुक्रोज जो है, सुक्रोज हमारे भोजन का जो बचा रहता है वो सुक्रेज द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह से पाचन होता है। जैसे डाई या मोनो ग्लिसराइड्स होते हैं, ये क्या होता है, इनका पाचन लाइपेजेज के द्वारा होता है। लाइपेजेज के द्वारा इनका पाचन होकर फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल में हो जाता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल में परिवर्तित हो जाता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से छोटी आंत में इसका पाचन होता है। यदि पूछ लिया जाए प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो अमीनो एसिड्स होता है। इन सब पाचन के बाद जो कुछ मात्रा में मिनरल्स ड्रग्स बच जाते हैं, कुछ मात्रा में मिनरल ड्रग्स बच जाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन
उनका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। सम मिनरल्स और सम ड्रग्स, सम मिनरल्स और सम ड्रग्स का पाचन क्या होता है? सम मिनरल्स, सम ड्रग्स और वाटर का पाचन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। पाचन नहीं कर सकते आप, एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और कुछ ड्रग्स का मुंह में भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हो गया आज का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके होने के बाद जो अर्ध ठोस पदार्थ मल होता है वो रेक्टम में क्या होता है? एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। उसके बाद एनस के द्वारा, जो एनस होता है, एनस के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का एक तरह से पूरी रासायनिक क्रिया। इसे हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा पाचन, कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है। संक्षेप में देख लेते हैं। तो क्या हो गया कि माउथ में किसका पाचन होता है? माउथ में देख लेते हैं। सबसे पहले इसको आप संक्षेप में देख लीजिए। माउथ में कुछ ड्रग्स का होता है और कुछ एब्जॉर्ब होता है इसमें कैपिलरीज द्वारा, ब्लड कैपिलरीज द्वारा कुछ ड्रग्स और स्टार्च का इस तरह से होता है। उसके बाद आता है स्टमक में जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सिंपल शुगर का, ठीक है, और एल्कोहल का, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, जो बिलाई द्वारा होता है, न्यूट्रिएंट्स का होता है, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है म्यूकोसा द्वारा, जो ब्लड का लिम्फ कैपिलरीज द्वारा होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में भी बताया कुछ ड्रग्स, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई लेकिन लाभदायक वीडियो है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया है, कृपया वीडियो को, जो नए हैं, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।